ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, आपको क्या लगता है मेहनत करके आगे चल के ये कितना अमीर बन सकता है? हो सकता है आगे चल के ये एक रेस्टोरेंट खोल ले या होटल चेन बिजनेस का मालिक बन जाए। इससे ज्यादा आखिर क्या ही कर लेगा, यही सोच होती है समाज के कुछ लोगों की। लेकिन दोस्तों, यही लड़का आगे चल के भारत का सबसे अमीर आदमी बना और इनकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में शुमार है। और आज हम सब इन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं और इनकी कंपनी को रिलायंस ग्रुप के नाम से। तो आखिर कैसे एक बच्चा जिसने बचपन में पकौड़े बेचे और जवानी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा, उसने 75,000 करोड़ के टर्नओवर वाली एक कंपनी बना ली। आज की इस वीडियो में हम धीरू भाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी कहानी गहराई से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धीरू भाई अंबानी के प्रारंभिक जीवन से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चल के धीरू भाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और इसी से अपना घर चलाते थे। जब धीरू भाई अंबानी 5 साल के हुए, तब उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। और इस गरीबी और तंग हाली से परेशान होकर एक दिन धीरू भाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद यानी कि उनके पिताजी काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश भी की, लेकिन धीरू भाई के जिद के सामने उन्होंने हार मान ली। अब धीरू भाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन करें क्या, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से वे काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहे और घूमते घूमते अपने गांव के मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी थी। तो पता चला कि ये भीड़ फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से हर साल लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरू भाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो जरूर लगेगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। आइडिया बढ़िया था। धीरू भाई को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, वो उसे एक गुल्लक में जमा कर देते थे। लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक को तोड़ दिया और सारे पैसे निकाल के एक ठेला खरीद लिया और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से शुरुआत में तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो उनकी आमदनी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया और आगे चलकर वो फिर काम की तलाश में लग गए। उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं और आज से पहले जो भी लोग वहां गए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी हो गई है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? जवाब ढूंढने पर धीरू भाई को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए धीरू भाई अंबानी भी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई मणिक लाल के पास यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद मणिक लाल ने उन्हें यमन के एक पेट्रोल पंप में नौकरी दिला दी और धीरू भाई को 300 रुपए प्रति माह सैलरी मिलने लगी। एक तो धीरू भाई अंबानी भारतीय थे और ऊपर से मारवाड़ी, तो पेट्रोल पंप में काम करते करते उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कई छोटी छोटी तरकीबों की वजह से उस पेट्रोल पंप की सेल को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन हो गया था, इसलिए पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरू भाई के पास काफी टाइम बच जाता था। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना एक और जॉब कर ली जाए, और ऐसा सोच के उन्होंने एक जगह और क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते। और धीरू भाई अंबानी भी चाय पीना बेहद पसंद करते थे। यमन में उनके लिए 2 ऑप्शन थे, या तो वो सड़क के किनारे वाली 10 पैसे की चाय पी लें या किसी अच्छे होटल में 1 रुपए की चाय पी लें। तो धीरू भाई अंबानी ने चुना 1 रुपए वाली चाय को, ताकि वो चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सकें कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो एक अच्छे से होटल में चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे 2 लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघलाकर निकाल ले तो फिर उसके पास तो पैसे ही पैसे होंगे। अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को बस मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इसे सीरियसली ले लिया और उन्होंने एक मशीन खरीदी और लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरू भाई का यह काम आगे बढ़ा, मार्केट में तो सिक्कों की कमी ही आ गई और गवर्नमेंट भी परेशान हो गई कि आखिर ये सिक्के जा कहां रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने इस बात के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरू भाई अंबानी का नाम भी सामने आ गया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचती
धीरू भाई अंबानी सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। ये साल था 1858 का, जब धीरू भाई अंबानी वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने ये सुना कि वे नौकरी छोड़कर आ गए हैं तो वो काफी ज्यादा नाराज हुए। घर वालों को तो कम प्रॉब्लम हुई, लेकिन रिश्तेदारों ने ज्यादा ही बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज की स्टोरी में हमको धीरू भाई अंबानी से ऐसी ही कुछ चीजें जरूर सीखनी है। दोस्तों, यमन से वापस आकर कुछ समय गांव में बिताने के बाद धीरू भाई अंबानी ने कोकिलाबेन से शादी कर ली और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन नाम का एक ऑफिस खोल लिया और मसालों का व्यापार करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसालों की जगह अगर सूत का व्यापार किया जाए तो उन्हें कहीं ज्यादा फायदा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इस व्यापार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने एक कजन चंपकलाल दमानी के साथ व्यापार करने का सोचा, जो पहले उन्हीं के साथ यमन में रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंट्री करने की ट्राई की तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वे सब मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देते, और अगर किसी को एंटर भी करना है तो यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस तरह से एक नए फील्ड में उतरना धीरू भाई अंबानी के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें यह परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वो जिन फैक्ट्री से सूत खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनली अपना प्रोडक्ट बेचा जाता था उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर इन बीच के ही व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले सूत को महंगे दाम पर बेचते थे, दूसरी तरफ खरीददार उन्हें सस्ते दाम पर खरीदते थे और बीच में नुकसान हो रहा था धीरू भाई और उनके जैसे कई सारे व्यापारियों का। ये सब देखने के बाद धीरू भाई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके यह डिसाइड किया कि हम सब फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे ताकि हमें भी अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए और इसीलिए उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को पैसे खिलाकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां पर खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का दिमाग भी किसी से कम थोड़ी था। उन्होंने गोदाम में जब ताला लगा देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा माल उस आईएएस ऑफिसर के घर के सामने रखवा दिया। अब इत्तेफाक से कुछ ही घंटों में उस आईएएस ऑफिसर के घर पर बड़े ऑफिसर्स को आना था और अगर वह घर के सामने बिखरी हुई बोरियों को देख लेते तो फिर उन्हें इस भ्रष्ट अफसर की हरकतों का पता लग जाता। इसी वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर उस आईएएस ऑफिसर ने ताला खुलवा दिया और धीरू भाई समेत उन सभी व्यापारियों का कारोबार फिर से चल पड़ा। दोस्तों, अब इसके कुछ साल बाद तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच डिस्प्यूट्स होने लगे। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग अलग था, इसलिए 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर दोनों अलग अलग हो गए। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल शुरू की और फिर यहां से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दौरान भारत सरकार रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उससे कुछ नया बनाकर वापस से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर उससे तरह तरह के आउटफिट जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, लोवर, स्टॉल, शॉर्ट्स बनाने लगे। इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली उन्होंने सभी रिटेलर से यह कह दिया था कि अगर धीरू भाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर उन्हें आगे कभी माल नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की यह साजिश भी धीरू भाई अंबानी को रोक नहीं सकी। इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर रिटेलर्स को यह भरोसा दिलाया कि वह माल उन्हीं से खरीदें। उन्होंने सभी रिटेलर्स को यह वादा किया कि अगर नुकसान होगा तो आप मेरे पास आना और अगर मुनाफा हुआ तो आप रख लेना। धीरू भाई की ये बात रिटेलर्स के साथ साथ थोक व्यापारियों को भी भा गई और उन्होंने उनसे जमकर कपड़े की खरीदारी की। अब चूंकि पॉलिएस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड के मुकाबले बहुत बढ़िया थी, इसलिए विमल के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और दोस्तों, एक मौका तो ऐसा भी आया जब देश में एक साथ एक दिन में 100 शोरूम्स का उद्घाटन किया गया और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिएस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरू भाई के नरौदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया तो फिर उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े विकसित देशों के स्टैंडर्ड पर भी एक्सीलेंट साबित हुए। लेकिन दोस्तों, ये सफर धीरू भाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इनके कॉम्पिटिटर्स को यह पता चला कि धीरू भाई अंबानी ने रिप्लेनिशमेंट का गलत फायदा उठाया है, तब उन्होंने धीरू भाई के खिलाफ केस कर दिया। इसके बाद धीरू भाई ने यह सफाई दी
कि रिप्लेनिशमेंट की शर्तों में ये कहाँ लिखा है कि बाहर के देश से माल मंगाकर 100% एक्सपोर्ट कर देना है। असल में धीरू भाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और कुछ हिस्सा डोमेस्टिक के लिए रख लेते थे। और दोस्तों, उनकी इस स्ट्रेटजी से उनके बिजनेस को काफी प्रॉफिट भी हुआ। साथ ही विमल देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। इस एरिया में मिली सफलता के बाद धीरू भाई ने धीरे धीरे कई और भी दूसरे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 8 मई 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन से बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया और 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपए हो गया था। अब दोस्तों आया जनवरी 1978, जब धीरू भाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला आईपीओ लाने का सोचा और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा दिया। इस तरह से एक टाइम पर पेट्रोल पंप में काम करने वाले धीरू भाई की अपनी खुद की ऑयल मिल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। इसके बाद आया 16 फरवरी 1986, जब धीरू भाई को पहला हार्ट अटैक आया। एक्चुअली उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफी तेजी से दर्द हो रहा है और इससे पहले कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता वे बेहोश हो गए। अब जब मुकेश अंबानी उन्हें लेकर अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके लिए अगले 42 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सीरियस हालत होने के बावजूद भी होश में आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा कि तुम परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और इस स्ट्रोक के बाद से धीरू भाई का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि यह उनकी कमजोरी नहीं बनेगा। इसलिए लगातार 3 महीने तक उन्होंने खूब एक्सरसाइज की, डाइट पर पूरा ध्यान दिया और लाइफ स्टाइल में बदलाव किया। इसका असर यह हुआ कि इनका हाथ पहले से काफी ठीक हो गया था। अब शुरू होगा इनका गोल्डन एरा। आगे चलकर धीरू भाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए जब इनके बिजनेस कई सारे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंड होने लगे। 1992 में धीरू भाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि उस समय के बड़े बड़े इंडियन कंपनीज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया था। ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई थी। साल 1995-96 में धीरू भाई ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की भारत में शुरुआत की। इसके बाद से 1998 से 2000 के दौरान इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों, इस टाइम तक धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। धीरू भाई अंबानी जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते तो वे कोकिलाबेन का विचार जरूर मांगते थे। और दोस्तों, इसी तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और पॉलिएस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरू भाई अंबानी साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो चुके थे। उन्होंने 350 के स्क्वायर फीट के कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते रिलायंस देश की टॉप कंपनीज में गिनी जाने लगी। कहा जाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए धीरू भाई बेहद डिसिप्लिन लाइफ जिया करते थे। उन्होंने अपने काम करने के घंटों को भी तय करके रखा था और वे कभी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी, जिसके चलते उन्हें हर थोड़े दिन में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता था। और दोस्तों, फिर आया 24 जून 2002 का वो दिन जब धीरू भाई अंबानी को फिर से एक डेडली स्ट्रोक आया और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और इसी वजह से आखिरकार 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए हो गया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में रिलायंस ने अपनी जगह बना ली थी। कमाल की बात तो यह है कि इतनी दौलत और शोहरत हासिल करने के बावजूद भी उन्होंने एक बहुत साधारण जीवन जिया और अपनी रूट्स को कभी नहीं भूले। एक मामूली से पकौड़े बेचने वाले के लिए जीरो से शुरुआत करके कई पीढ़ियों तक चलने वाला एक साम्राज्य खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने यह काम करके दिखाया। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना द लीजेंड, द ग्रेटेस्ट धीरू भाई अंबानी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।